किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, कांग्रेस का सिपाही जाकर अंग्रेजों को घुटने के बल झुकने के लिए मजबूर किया था। शायद आरएसएस के लोग ये भी भूल गए थे कि जब खेड़ा में किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, कांग्रेस का एक सिपाही अंग्रेजों को घुटने के बल झुकने के लिए मजबूर किया था। और आज जब एक बार फिर 3 काले कानून को लेकर मोदी सरकार आई, कांग्रेस का एक सिपाही राहुल गांधी ने सदन में कहा कि ये किसान पीछे नहीं हटेंगे, ये आगे बढ़ेंगे और आपको कानून वापस लेना होगा। और मोदी सरकार घुटने के बल झुककर कानून को वापस ली। ये कांग्रेस की ताकत है। महाभारत के युद्ध में जो राज्य के लिए लड़ा जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदि राज्य महत्वपूर्ण होता तो कृष्ण को कहना चाहिए था, यदा यदा ही राजस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान राजस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन भगवान कृष्ण ने मूल्यों की बात की, संस्कृति और परंपराओं की बात की। भारतीय जनता पार्टी राज्य और सत्ता के लोप में आकर मूल्य, संस्कृति और परंपराओं को भूल चुकी है। साथियों, इस देश में एक षड्यंत्र चल रहा है और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे, देश के लिए उतना ही भला होगा। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एकमात्र आप ही हैं जिसकी जड़ें हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी देश के लिए सबसे ज्यादा है। और आज जब को आरएसएस भारत पर कब्जा करने की नीति से आगे बढ़ रही है, हमें उसे रोकने के लिए आगे बढ़ना होगा। और हमें आशा नहीं, विश्वास है कि हम अपने इस इरादे में कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत। इनके बाद में बुलाना चाहूंगा लेदर सिटी कानपुर से आने वाले भाई विनय मिश्रा। आप आए और महंगाई विषय पर हिंदी में अपनी बात रखें। विनय मिश्रा, विषय महंगाई, भाषा हिंदी। सबसे पहले मैं अभिवादन करना चाहता हूं यहां पर बैठे अपने ज्यूरी को और यहां पर बैठे हुए मेरे सभी साथियों को, जो इतनी ठंड में भी हम सबको सुन रहे हैं। मैं यहाँ पर यह पर कहने आया हूँ कि हमें इस झूठ बोलने वाली सरकार के सामने सच को उजागर करना होगा। हमें सत्य को बोलना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी सरकार है जिसने झूठ पे झूठ बोलती रही और पिछले 7 सालों में झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं किया। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से आता हूँ, जहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं और महिलाओं को अधिकार नहीं। मेरा टॉपिक महंगाई है। बोलने को कई मुद्दे हैं, लेकिन महंगाई के विषय में इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है और आज आम आदमी के पास महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि उसके पास खाने के लिए 3 वक्त का भोजन नहीं है। इसीलिए उसे अपने 3 वक्त के भोजन को 2 वक्त के भोजन में समेटना पड़ रहा है। जिस तरह से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, उस तरह से लोगों को मजबूरी में यह सोचना पड़ रहा है कि वो कब अपनी स्कूटर निकालें और कब साइकिल से चलें। जिस तरह से गैस के दाम बढ़ाए गए, दाल के दाम बढ़ाए गए, सब्जियों के दाम बढ़ाए गए और सरसों और रिफाइंड तेल के दाम बढ़ाए गए। वो तेल जो कभी कांग्रेस की सरकार में 60 रुपए में बिकता था, वो तेल आज 200 रुपए में पहुंच चुका है। सब्जियों के दाम इतने ऊंचे हो गए हैं कि लोग सोचते हैं कि अपने खाने में सब्जियों को बनाएं या फिर ना बनाएं। आज आदमी को सोचना पड़ता है कि अपने मेहमान को घर में बुलाए कि ना बुलाए। वजह साफ है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो चुका है। यह महंगाई कोरोना महामारी के बाद और ज्यादा डायन बनकर उभरी। ये वही डायन है जो कभी मोदी सरकार के मंत्रियों के लिए महंगाई डायन बन जाती थी। आज उत्तर प्रदेश में वो महंगाई डायन नहीं दिखती, वो महंगाई देवी दिख रही है।
जी हाँ, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जहां पर देवी देवताओं की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी महंगाई को देवी मानकर पूजा जा रहा है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के आगे विकास के सारे मुद्दे फेल हो चुके हैं। वहां की जनता के सामने पिछले 32 सालों में 3 ही सरकारों ने शासन किया, कभी सपा, कभी बसपा और कभी भाजपा। वहां के युवाओं को तो यह भी नहीं मालूम कि पिछली कांग्रेस सरकार में कौन मुख्यमंत्री था। मैं फक्र से कहना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को 5 मुख्यमंत्री दिए। बस मेरी इतनी ही अपील है कि आज के युवाओं को सत्य को जानना होगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस तरह सत्य को जानना होगा और भाजपा के इन झूठ को बेनकाब करना होगा। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के अगले प्रतिभागी के रूप में मैं आवाज देना चाहूंगा भाई हेमंत रिछारिया जी को, जो जालौन शहर से आते हैं। आप आए और महंगाई विषय पर हिंदी में अपनी बात रखें। भाई हेमंत रिछारिया जी। नमस्कार साथियों, आज देश की सबसे बड़ी और सबसे ज्वलंत समस्या महंगाई की समस्या है। साथियों, 2014 के चुनाव में इसी भारतीय जनता पार्टी की द्वारा एक नारा दिया गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। साथियों, जब 2014 के पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $109 प्रति बैरल हुआ करती थी, उस समय कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए गवर्नमेंट देशवासियों को मैक्सिमम 65 रुपए लीटर डीजल और 70 रुपए तक पेट्रोल उपलब्ध करवाती थी। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज होने के बावजूद इस निर्मम सरकार के द्वारा देशवासियों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में टैक्स वसूल कर लोगों की जेबों पर डाका डालने का काम किया जा रहा है और आज वही तेल 100 रुपए प्रति लीटर के रूप में देशवासियों को उपलब्ध हो रहा है। साथियों, इस टैक्स के द्वारा जो पैसा इस सरकार के द्वारा कमाया जा रहा है, उस पैसे को अपने चंद पूंजीपति मित्रों में बांटने में यह सरकार व्यस्त है। आज देश का प्रत्येक वर्ग, नौजवान, किसान, महिला और भी गरीब तबके के जितने भी लोग हैं, चाहे मजदूर हों, वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हों या शहरी क्षेत्र में निवास करते हों, प्रत्येक वर्ग इस सरकार के कुशासन से त्रस्त है। साथियों, आज इस देश में किसान लाचार है, गरीब बेबस है, मजदूर बेबस है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं का सम्मान तार तार है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या यही अच्छे दिनों की सरकार है? क्या यही अच्छे दिनों की सरकार है? साथियों, इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केवल लोगों को वर्गलाने का काम किया जाता है और झूठ बोलकर देशवासियों को केवल और केवल भ्रम के जाल में फंसाकर सत्ता को बचाए रखने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, इस सरकार ने एक बहुत ही योजना की, एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग की, उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत गांव, देहात और शहरी क्षेत्र में तमाम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें फ्री सिलेंडर बांटने की बात की गई। मैं पूछना चाहता हूं, यदि उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर बांटे गए तो उस सिलेंडर को पाने वाले लोगों की सब्सिडी काटकर उस सिलेंडर के दामों को वसूल क्यों किया गया? ऐसे कई सवाल इस सरकार से आज देश का नौजवान पूछ रहा है और इस सरकार को उन नौजवानों के सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि इस देश का नौजवान अब जाग चुका है और आपके इन झूठे वादों और जुमलों से ऊब चुका है। इसीलिए मैं आह्वान करता हूं सभी युवा साथियों से कि मिलकर इस सरकार के झूठ और इसके जुमलों को, मजदूर बेबस है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं का सम्मान तार तार है। उत्तर प्रदेश के अंतिम प्रतिभागी के रूप में मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या यही अच्छे दिनों की सरकार है? क्या यही हिंदी भाषा में अपनी बात रखें? भाई करण। मजदूर बेबस है, नौजवान बेरोजगार है,
महिलाओं का सम्मान तार तार है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या यही अच्छे दिनों की सरकार है? क्या यही अच्छे दिनों? आदरणीय प्रबुद्धजन, मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश के अंतिम प्रतिभागी के रूप में मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या यही अच्छे दिनों की सरकार है? क्या यही भाषा में अपनी बात रखे? हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए। नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं का सम्मान तार तार है। हंगामा खड़ा करना मेरा मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या यही अच्छे दिनों की सरकार है? क्या यही अच्छे दिनों? हो कहीं भी आग लेकिन उत्तर प्रदेश के अंतिम प्रतिभागी के रूप में मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या यही अच्छे दिनों की सरकार है? क्या यही भाषा में अपनी बात रखे? हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान तार है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या यही अच्छे दिनों की सरकार है? मेरी सरकार में अच्छे दिनों का हो गया है आग लेकिन उत्तर प्रदेश के अंतिम प्रतिभागी के रूप में हत्या करने को मजबूर हो गया है। सरकार में बेरोजगारी का बर्बाद करते हैं, गोल मटोल करने वाले मैदान में नहीं है। साथियों, मैं आपको बात बताता हूँ, और आज के युग में जहाँ मीडिया दिखता तो दिए के साथ है पर है हवा के साथ, उस में बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आता है। चाहे वह चयन आयोग हो या फिर भाजपा की सरकार, दोनों गिरोह बन के युवाओं को छलने का और लूटने का काम किया है। आज रिकॉर्ड 45% बेरोजगारी, 45 वर्षों की रिकॉर्ड बेरोजगारी आज भारत में फैली हुई है। मैं अपनी बातें चंद लाइनों के माध्यम से समाप्त करना चाहता हूं कि नया सिलसिला हूं, चुभन पी रहा हूं, नया सिलसिला हूं, चुभन पी रहा हूं, बची जिंदगी का जलन पी रहा हूं। जो छात्रों को, नौजवानों को सताकर बना है मसीहा, उसी निकम्मी सरकार के दफन का कफन सी रहा हूं। इंकलाब जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के बाद में आसाम के प्रतिनिधि के रूप में भाई गौरव जैन जी को आवाज देना चाहूंगा कि आसाम की युवा हुंकारों से आप हम सभी को मुखातिब करवाएं। भाई गौरव जैन जी, आसाम। सभी साथियों को नमन, यहाँ उपस्थित मंच पे सभी लोगों को मेरा नमन। माहौल उतना ठंडा है नहीं जितना आप लोगों ने कर दिया, इसलिए एक बार जोर से चिल्लाइए, भारत माता की, भारत माता की। युवा कांग्रेस राहुल गांधी, युवा कांग्रेस राहुल गांधी। थोड़ी गर्मी आई है, इससे पहले किसी को बुलाऊं, दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि देखो जैसे जैसे गहरी रात हो रही है, वैसे वैसे सुबह की शुरुआत हो रही है। जागेंगे जो वही नज़ारा देखेंगे, सूरज देखेंगे, उजियारा देखेंगे, इसलिए जागते रहो, जगाते रहो। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, यहाँ पर 2019 में यंग इंडिया के बोल के माध्यम से ही चुना गया था। अभी आसाम का प्रभारी हूं, तो मैं सबसे पहले अपने स्टेट से दीपांकर दास जी को बुलाना चाहूंगा, जो आसामी भाषा में बोलेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे। दीपांकर जी। नमस्कार। सुंदर जे फुलार मंत्र अहोरात्रि माते, हेहे আজি ইমান ফুল प्रभाते प्रभाते। পোনপ্ৰথমতে ভাৰতবৰ্ষৰ সূৰ্য উঠা দেশ অসমৰ 3,60 লাখ মানুহৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠানত উপস্থিত আটাইলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। ভাৰত
এতিয়া সমস্যাৰে জৰ্জৰিত কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু জ্বলন্ত সমস্যাই হৈছে নিবনুৱা সমস্যা আনএমপ্লয়মেণ্ট ভাৰত যেতিয়া স্বাধীন হৈছিল 1947 চনত তেতিয়া ভাৰতৰ নিবনুৱাৰ হাৰ আছিল 3.6%। ভাৰতৰ সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ অৰ্থনীতিবিদ ডক্টৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাতত ভাৰতৰ শাসনভাৰ অৰ্পণ কৰিছিল তেতিয়া 2014 চনত ভাৰতৰ নিবনুৱাৰ হাৰ আছিল 5.6% আৰু আজি 2021 চনৰ আগষ্ট মাহত ভাৰতৰ নিবনুৱাৰ হাৰ হৈছে 8.3%। আমি যদি অনুপাত চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পৰা 2014 চনলৈ 67 বছৰ বয়সত নিবনুৱাৰ হাৰ বাঢ়িছিল মাত্ৰ 2%। কিন্তু যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিজেপি চৰকাৰে ভাৰতৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা 2021 চনলৈ 7 বছৰত নিবনুৱাৰ হাৰ বাঢ়িছে 2.7%। যেতিয়া 2014 চনত লোকসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন হৈছিল তেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাত দাবী কৰিছিল যে প্ৰতি বছৰে 2 কোটিকে নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়া হ'ব। তেওঁ 7 বছৰ কাৰ্যকাল ৰূপায়িত কৰিলে 7 বছৰত কিমানজন নিবনুৱাক সংস্থাপন দিলে সেয়া ভাৰতৰ সকলো জনসাধাৰণে গম পাইছে। এতিয়া আমি নিবনুৱা সমস্যাৰ কিছু সমাধানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ ভাৰতত নিবনুৱা সমস্যাৰ প্ৰধান কাৰণে হৈছে বৰ্তমান চলি থকা আমাৰ ভুল শিক্ষা ব্যৱস্থা। আমাৰ ইংৰাজসকলে যি ভুল শিক্ষা ব্যৱস্থা দি গৈছে আজিকবতি ভাৰতত সেই ভুল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰে শিক্ষিত শিক্ষা ব্যৱস্থা চলি আছে। এতিয়া মই এইখিনি কৈয়ে মোৰ কবলখনে সামৰণি মাৰিছোঁ। বাদক সংখ্যা বাদক দবা বাদক মৃদংখোল অসমক উন্নতি পথত জয় আই অসম বল জয় আই অসম বল জয় আই অসম বল জয় हिंद। धन्यवाद दीपांकर जी। अब मैं दूसरे नंबर पे बुलाना चाहूंगा राकेश चक्रवर्ती जी को जो ग्वालपारा असम से आते हैं। नमस्कार। आज के इस पुण्य अवसर में उपस्थित सभी महानुभाव को मेरे तरफ से और सूर्योदय के देश असम के तरफ से मेरा सादर अभिवादन प्रेरण करता हूँ। मैं आसामीज में बोलूँगा। আমি এনেকুৱা এখন অসমত বাস কৰোঁ য'ত শংকৰ ৰাজনৰ যি মিলনভূমি বুলি কোৱা হয় শংকৰ ৰাজনৰ যি এক ঐক্য আৰু সংহতিৰে আমি সৰুৰ পৰা বসবাস কৰি আহিছিলোঁ। কিন্তু যিদিনাৰ পৰা অসমত বিজেপি চৰকাৰে শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে সেইদিনাৰ পৰা অসমত যি শংকৰ ৰাজনৰ যি মিলনভূমি বুলি কোৱা কথাষাৰ যেন একেবাৰে নস্যাৎ কৰি পেলালে। এফালে যদি হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া এফালে ৰাভা আৰু বড়োৰ মাজত কাজিয়া এনেধৰণৰ এক যি বিশৃংখল বাতাবৰণ এক সাম্প্ৰদায়িক বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি দিলে। তাৰ ফলত অসমত যিসমূহ মৌলিক সমস্যা আছিল নিবনুৱাসকলৰ যি সমস্যা আছিল কৃষকসকলৰ যি সমস্যা আছিল এই সমস্যাসমূহ তল পৰি ৰ'ল। এটা সময়ত 2014 চনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতত শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে সেই সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বুকু ফিন্দাই ফিন্দাই সপোনৰ সদাগৰ হৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দি কথা কৈছিলে যে বছৰি 2 কোটিকে চাকৰি দিম। অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছিলে যে আমি বছৰি 15 লাখকৈ চাকৰি দিম। 15 লাখ আৰু 2 কোটি চাকৰিটো দূৰৰে কথা। তেওঁলোকে মাত্ৰ সাধাৰণ যিখিনি নিবনুৱা আছিল নিবনুৱাসকল যেতিয়া ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল তেতিয়া তেওঁলোকক পকৰি বেচিবলৈ কোৱা নিচিনা লাজ লগা কথা কৈছিল। গতিকে আমি এটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ যি যুঁজাৰু অধ্যক্ষ শ্ৰীনিবাস বিভি ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ইনচাৰ্জ কৃষ্ণা আল্লা বড়ো ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত আমি সমগ্ৰ ভাৰত জুৰি সমগ্ৰ অসম জুৰি এই নিবনুৱা সমস্যা বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যি মৌলিক সমস্যাসমূহক লৈ যি জোৰদাৰ আন্দোলন চলি আছে সেই আন্দোলনক আৰু তীব্ৰতৰ কৰিম আৰু আমাৰ ইয়াৰ মাজৰ পৰাই নিবনুৱা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ এক সঠিক পথ দিক নিৰ্দেশনা আমি পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোনৰ যুৱ ভাৰত সেই যুৱ ভাৰতৰ সপোন সাৰ্থক হ'ব। ইয়াৰ এই মঞ্চৰ পৰাই আজি মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। ৰাইজ আজি ৰাজপথত সৰ্বা তোমাৰ লাজ নাই। ৰাইজ আজি ৰাজপথত হিমন্ত তোমাৰ লাজ নাই। ৰাইজ আজি ৰাজপথত নৰেন্দ্ৰ মোদী তোমাৰ লাজ নাই।
धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय असम। धन्यवाद राकेश जी। अब मैं तीसरे नंबर पर मुमताज जी को बुलाना चाहूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मुमताज बेगम है और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और साथ ही साथ में आसाम की प्रवक्ता हूँ। तो साथियों, वो कहते हैं कि डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, भ्रष्टाचार और महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और बाकी सारे समस्याएं तो नेहरू जी छोड़ गए। फिर भी आपको दिक्कत है तो आप पाकिस्तान चले जाओ। जी हाँ, यह है उन लोगों की भाषा, यह है उन लोगों की भाषा। आज वो कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हो, आप देश विरोधी हो अगर आप उनके खिलाफ बोलते हो। आज 70 सालों में जो देश ने, जो कांग्रेस ने बनाया था, जो कांग्रेस ने डेवलपमेंट लाई थी, वो इन लोगों ने 8 सालों में बेच दिया, बर्बाद कर दिया। और हमारे मध्य प्रदेश के सीएम वो बोल रहे हैं कि गाय के गोबर से हम इकोनॉमी बचा सकते हैं। सही है, अगर गाय के गोबर से हम इकोनॉमी बचा सकते हैं तो हमारे देश के युवाओं को काम करने की क्या जरूरत है? वो अपना पेट पाल के, गाय और भैंस पाल के अपना पेट पाल ले, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी भी सुधर जाएगी। मजे की बात तो ये है कि कम से कम इन लोगों ने माना तो सही, इन बीजेपी वालों ने माना तो सही कि हमारी इकोनॉमी डूबी हुई है, बर्बाद हो चुकी है और उसे सुधारने की जरूरत है। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है और इन लोगों ने एक एक करके सारे पीएसयूज बेच डाले। आज भी मेरे कानों में गूंजती रहती है वो बात जो कभी एक व्यक्ति ने कहा करता था, मित्रों मैं मर जाऊंगा लेकिन ये देश बिकने नहीं दूंगा। आज वही इंसान एक एक करके सारे पीएसयूज उनके ही मित्रों को बेच रहा है, इस देश को निगल रहा है, अंबानी अदानी जैसे लोगों को बेच रहा है और हमारे किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं। हमारे छात्राएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, उन लोगों को नक्सल और एंटी नेशनल कहा जाता है। यहाँ तक कि आसाम के 5 युवाओं को गोली मार के इन लोगों ने हत्या कर दी थी, उनमें से 2 मासूम बच्चे भी थे। क्या वो देशद्रोही थे आपके नजरों में? हम लड़ेंगे, कांग्रेस ने लड़ा था, आजादी ली थी गोरों से, हम फिर से लड़ेंगे, आजादी लेंगे इन चोरों से। जय असम, जय हिंद। धन्यवाद मुमताज जी। अब मैं गौरव शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा जो हिंदी में अपना बात रखेंगे। गौरव शर्मा हिंदी। नमस्कार सम्मानित जजेस, आईओसी लीडरशिप और देश के कोने कोने से आए हुए तमाम युवा साथियों, मैं गौरव शर्मा असम के 300 जिले से आया हूं और आज मैं महिला उत्पीड़न के बारे में अपनी राय रख रहा हूं और साथ ही साथ भाजपा की करनी और कथनी में जो फर्क है वो मैं आज बताने जा रहा हूं। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तब से हम एक ही चीज सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर क्या सही में बेटियां पढ़ रही है और बच रही है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज जो देश का माहौल है, भाजपा की नजर में एक ही बेटी है
वो है कंगना रनौत, जो आए दिन हमारे देश के महान दिवंगत आत्माओं के खिलाफ ओछली टिप्पणियां करती है, पर फिर भी यह सरकार नजरअंदाज करने का काम कर रही है। मैं सवाल करना चाहता हूं सरकार से, क्या दिव्यांग कोलिता नमिता नरवाल क्या देश की बेटी नहीं थी, जिनके ऊपर सीएए के मुकदमे डालकर कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय जेल में डालने का काम किया? और मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, एनसीआरबी का आंकड़ा है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। उनका कहना है प्रतिदिन 88 रेप केसेस महिलाओं के ऊपर हो रहा है, यानी कि हर 16 मिनट में एक केसेस। तो ये आंकड़ा है इस सरकार का। मैं 2018 की घटना उन्नाव को कैसे भूल जाऊं? उन्नाव में जिस तरीका से 17 साल की माइनर लड़की के ऊपर भाजपा के ही एमएलए कुलदीप सेंगर ने जिस तरीके से अत्याचार करने का काम किया था, और दुख की बात तो यह है कि भाजपा ने अपना तंत्र लगा दिया उस एमएलए को बचाने में। 2019 का जम्मू कश्मीर के कठुआ को कैसे भूल जाऊं, जहां भाजपा के ही लीडर्स उन कल्प्रिट्स के समर्थन में रैलियां निकालते हैं। 2020 के हाथरस की उस दलित बेटी को कैसे भूल जाऊं, जिसका अंतिम संस्कार तक रात के अंधेरे में किया। वो अंतिम संस्कार जो था वो भी एक बलात्कार ही था, वो भी एक बलात्कार ही था। आज भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण। अगर सही मायने में महिला एम्पावरमेंट का काम किसी ने किया, वो कांग्रेस सरकार ने किया था। अगर राजीव जी ने पंचायती राज लाकर महिलाओं को घर के रसोई से निकालकर सामाजिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम राजीव जी ने किया था, और सही मायने में कोई पार्टी और कोई व्यक्ति अगर उन पीड़ितों के साथ खड़ा था तो वो कांग्रेस पार्टी थी और राहुल गांधी जी थे, जो पीड़ितों की आवाज बनकर सड़कों पर थे, मीडिया पे थे। और मैं बताना चाहूंगा आखिरी में 2 पंक्ति के साथ मैं शेष करूंगा कि द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन तमाम पीड़ित द्रौपदियों को कि गोविंद के रूप में राहुल गांधी जी खड़े हैं आपके साथ, आपकी आवाज बनकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय अखम। और मैं जजेस से 2 मिनट अनुमति लेता हूं, 1 सेकंड का। मैं असम से आया हूं सर, बहुत दूर से, और आज यहाँ आकर मुझे एक अनुभव हुआ कि आधुनिक भारत के निर्माता राजीव जी को अगर मैं याद ना करूं तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए पाप होगा, क्योंकि इसी मोबाइल के जरिए मैं रजिस्ट्रेशन करके यहाँ तक पहुंचा हूं। तो मैं सदन को ही बोलूंगा, मेरा साथ दे। राजीव गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजीव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर। इंदिरा गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी। अब मैं राजस्थान से अपने साथी आनंद जी को बुलाना चाहूंगा। क्या नाम है गौरव? अच्छा फिर से, अच्छा ठीक है। राजस्थान वाली कह रहे फुल मार्क्स दे नहीं, मैं दे, मेरे पे हाथ में नहीं है। नहीं ये कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, राजस्थान की ओर से आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। राजस्थान की धरती से मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रेयस जोशी को आमंत्रित कर रहा हूं। आपकी तालियां ये बताए कि आपके अंदर जोश अभी ठंडा नहीं हुआ है। एक बार गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए राजस्थान के प्रेयस जोशी जी का। प्रेयस जोशी। हेलो। खम्मा गणिसा, धोरारी धरती राजस्थान के ढूंढाड़ अंचल का निवासी मैं डॉक्टर प्रेयस जोशी बेहद दृढ़ता से इस बात पे यकीन करता हूं कि जिस प्रकार से लोकतंत्र के 4 स्तंभों के रूप में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया को मान्यता प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एक आम मतदाता के लिए मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 6 अति महत्वपूर्ण स्तंभ अथवा कारक होते हैं, जो है पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, रोड और रोजगार। और इन्हीं में से एक अति महत्वपूर्ण विषय चिकित्सा पे बात करने हेतु मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सभी से अपने विचार साझा करना चाहूंगा मोदी सरकार के कोविड कुप्रबंधन के मुद्दे पे। मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है कि इस वैश्विक त्रासदी कोरोना की शुरुआत के साथ ही भारतीय जनमानस के सम्मुख दूरदर्शन के माध्यम से एक अवतारी पुरुष का प्राकट्य होता है। और यह अवतारी पुरुष जो दुर्भाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री बन बैठे हैं, महसूस होता है कि शायद वो खुद को भगवान श्री कृष्ण का स्वघोषित अवतार समझ बैठे थे। उन्होंने भारतीय जनमानस को बरगलाते हुए कहा कि जिस प्रकार से महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीत ली गई थी, कोविड के विरुद्ध इस लड़ाई के अंदर देश की जनता मुझको 21 कार्य समय
21 कार्य दिवस की समयावधि दे और मैं सुनिश्चित करता हूं कि उसके बीच प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर माकूल प्रबंधन किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो लाशों के अंबार लगे, जो मौत का नंगा नाच हुआ, उसको स्वयं ही के शब्दों में परिभाषित करते हुए अपनी स्वरचित चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष पहुंचाना चाहूंगा कि मचा कोविड का हाहाकार, था जिम्मेदार कोई नहीं। मचा कोविड का हाहाकार, था जिम्मेदार कोई नहीं। बही लाशें बीच मझधार, था जिम्मेदार कोई नहीं। घुटी सांसें, दबी आहें, गूंजी चित्कार, था जिम्मेदार कोई नहीं। और देशाटन पे निकली सरकार, विश्व भ्रमण पे निकली सरकार, था जिम्मेदार कोई नहीं। हुआ वैक्सीन का फिर व्यापार, था जिम्मेदार कोई नहीं। और हुई संपूर्ण मानवता शर्मसार, था जिम्मेदार कोई नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि देश के प्रधानमंत्री मोदी मेरी ही तरह कवि हृदय होते तो स्वयं की इस शर्मनाक उपलब्धि को परिभाषित करते हुए वो कहते कि वो आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। यहां वो से मेरा तात्पर्य है मेरे यशस्वी नेता श्री राहुल गांधी जी से कि वो आह भी भरते तो हो जाते हैं बदनाम। मैं तो कत्ल भी कर दूं तो कभी चर्चा नहीं होता। और मैं लड़वाए देता हूं इस आवाम को मजहब के नाम पे, हो मुद्दे विकास के गौण तो कुछ खर्चा नहीं होता। और जब बात खर्चे की हो चली है तो यहां यह बताना पूरी तरीके से लाजमी हो जाता है कि विश्व बैंक के द्वारा मार्च 2020 से जून 2020 के मध्य $2.75 बिलियन का ऋण मोदी सरकार को कोविड कुप्रबंधन के लिए दिया गया। सुप्रबंधन नहीं, कुप्रबंधन के लिए, जिसकी दूसरी खेप के रूप में 15 दिसंबर 2020 को $400 मिलियन का अतिरिक्त ऋण दिया गया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष के होते हुए भी पीएम केयर्स फंड के नाम से एक ऐसे फंड की प्रधानमंत्री ने स्थापना करी जिसके चलते प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई ना खर्च का ब्यौरा दिया, ना ही उस कोष की कोई ऑडिट हो पाई। तो अंत में सवाल ये उत्पन्न होता है कि पूरी जिंदगी भांति भांति के टैक्सों पे अपनी जेब कटवाने के बाद में भी यदि एक आम आदमी अस्पताल में शैय्या, प्राण रक्षक दवाइयां और प्राणवायु ऑक्सीजन ना प्राप्त कर पाए तो इसको मोदी सरकार की प्रशासनिक और राजनीतिक विफलता के अलावा भला क्या कह के परिभाषित किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर प्रेयस। अब मैं महिला सशक्तिकरण पर अपनी बात रखने के लिए श्री राहुल सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, वे आएं और अपनी बात रखें। मैं एक सेकंड रुकिएगा। ऑडियंस के लिए मेरे पास मार्क्स देने के लिए है नहीं, मैं 0 दूंगा क्योंकि आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। नमस्कार साथियों, पवन जी ने एक बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अपनी तालियों और अपने नारों की आवाज को थोड़ा धीमा रखिए, और धीमा यूं रखिए कि यहां से कुछ ही दूर पर साहब और साहब की सरकार सो रही है। अगर वो सरकार जाग गई तो उसे वो आंकड़े देखने पड़ेंगे जो एनसीआरबी ने निकाले थे, और उन आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश में लगभग हर 2 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। लॉ के मॉडल स्टेट उत्तर प्रदेश में लगभग हर 20 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। और हमारे देश में जहां महिला को शक्ति का रूप माना जाता है, वहां हर साल लगभग 10 लाख महिलाओं का उत्पीड़न होता है। और यह सब आंकड़े तो तब आ रहे हैं जब केंद्र में शासित भाजपा सरकार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक सदस्य ने यह कहा कि 5 बजे बाद महिलाओं को पुलिस थाने नहीं जाना चाहिए। आज परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि मेड़ ही, मैं राजस्थान से आता हूं, खेत की सीमा को मेड़ कहते हैं, मेड़ ही खेत को खाए जा रही है। जिसे रक्षक बनना था वो भक्षक बन गया है। इसका उदाहरण है चिन्मयानंद और हाथरस कांड। जिन लोगों को चुना गया था हमारी माताओं और बहनों की रक्षा करने के लिए, आज वही उनकी आबरू पर हाथ डाल रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, किससे बचाएं बेटियों को? भाजपा सरकार से। मैं पूछता हूं क्या विपक्ष में और नेता नहीं है? सिर्फ प्रियंका गांधी को ही क्यों गिरफ्तार किया जाता है? चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे सीतापुर के गेस्ट हाउस में उन्हें रखा जा रहा हो। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि अगर महिलाओं की आजादी हमें चाहिए तो महिलाओं की आजादी हमें सिर्फ 2 तरीके से मिल सकती है। उन्हें शिक्षित कीजिए, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त कीजिए। 2004-2005 में साहब 36% महिलाओं के पास रोजगार था, चाहे मेन स्ट्रीम हो चाहे नॉन मेन स्ट्रीम हो। 2016-17 में यही आंकड़ा घटकर 22% पर आ गया है। 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में यह हुआ था जिसे आज वापस पीछे ले जाया जा रहा है। साथियों, 2 पंक्तियां हैं, उनसे अपनी बात को खत्म करूंगा। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं।
कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना बहुत जरूरी है, और अगर आपके सिद्धांतों पर बात आए तो टकराना बहुत जरूरी है। आज हमारे देश के सिद्धांतों पर बात आ गई है, आज जिन सिद्धांतों पर हमारे देश की नींव रखी गई थी उस पर बात आ गई है। तो केंद्र की सरकार से इस प्रकार के मंचों से सवाल पूछते रहिए, क्योंकि अगर हम और आप सवाल नहीं पूछेंगे तो यह सरकार कभी जागने वाली नहीं है। मुझे 3 मिनट का समय मिला था, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। यही मुझे मेरे बड़े भाई ने सिखाया था कि सीधा, सार्थक, सशक्त होकर के युवा कांग्रेस में काम कीजिए। राजस्थान की पावन धरती से आप सभी को घनी घनी राम राम। धन्यवाद। तीसरे कंटेस्टेंट के लिए मैं महंगाई पर बोलने के लिए भाई शकूर खान जी को आमंत्रित कर रहा हूं। वे आए और अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान समय के अंदर भाजपा की जो सरकार है, वैसे तो हर मुद्दे पर वो फिसड्डी साबित हो रही है। अगर मैं बात करता हूं महिला सशक्तिकरण की, अगर बात मैं करता हूं महिला सुरक्षा की, तो उस पर भी वो बुरे तरीके से विफल होती जा रही है। दोस्तों, मैं आपके समक्ष राजस्थान की वीर भूमि से आया हूं, जहां पर पन्नाध्याय के त्याग और बलिदान की गाथाएं गाई जाती है। वर्तमान समय में देश किन परिस्थितियों की ओर जा रहा है। आए दिन विभिन्न राज्यों के अंदर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, बलात्कार के मुकदमे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी, हर बात पर आकर आप बोलते हो तो एक बार महिला सुरक्षा पर भी कह दो। उस पर आपकी चुप्पी, खामोशी सवालिया निशान खड़े करती है, क्योंकि आप महिलाओं से डरते हो, डरपोक हो। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि 4 जून 2017 उन्नाव गैंगरेप, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप सेंगर पर आरोप लगे और जेल भी गए, लेकिन भाजपा सरकार की मिली भगत से वो तो जेल के बाहर है और पीड़िता दर दर की ठोकरें खाती हुई अपने पूरे खानदान की हत्या करवा दी गई, उस महिला के पूरे खानदान की। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि 30 सितंबर 2020 हाथरस गैंगरेप। साथियों, एक नन्ही सी जान की जान ले ली गई। पूरे परिवार को इंसाफ दिलाने की बजाय उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों द्वारा उसके पूरे खानदान को प्रताड़ित किया गया, उस बेटी का चरित्र हनन किया गया। मेरे सामने सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हैं। मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 17 नवंबर 2021 गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक प्रताप भील पर 10 माह में दूसरा बलात्कार का केस लगा है। दूसरा, साथियों, मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो उनका असली चेहरा पूरे समाज के सामने बेनकाब हो चुका है, और मोदी सरकार चुप है। चुप्पी भी सवालिया निशान खड़े करती है। 2 लाइनें कहना चाहूंगा जो मेरी स्वयं लिखित है कि भैया, दिन हो या रात अचानक से कह देते हो मन की बात। दिन हो या रात अचानक से कह देते हो मन की बात। काश तुमने जन की बात की होती, तो देश की बेटी इतना बेइज्जत ना हुई होती। धन्यवाद। टाइम इतना है तो लाइनें और भी थी। थैंक यू सो मच। ना हंसते जाना है, ना रोते जाना है, ना कुछ पाते जाना है, ना कुछ खोते जाना है। अव्वल और आखिरी पयाम तहजीब, इंसान को इंसान है होते जाना है। आदरणीय साथियों, अगले वक्ता के रूप में बेरोजगारी और भटकते नौजवानों की आवाज को बुलंद करने के लिए मैं भूदेव शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। वे हमारे राजस्थान की ओर से प्रदेश प्रवक्ता हैं और हमारी कार्यकारिणी में हमारे साथी भी हैं। आइए भूदेव भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आवाज आ रही है। नौकरी की चाह में हमने घर बार सब त्यागा है, नौकरी की चाह में हमने घर बार सब त्यागा है।
माँ कहती है घर जाने पर, क्या तू रात भर जागा है? सांप सीढ़ी की इस चैन प्रक्रिया में कैसे माँ को समझाऊं? किस सांप ने काटा, कहाँ गिरा, मैं कैसे उसे बतलाऊं? नमस्कार साथियों, युवा किसी भी देश की, किसी भी समाज की रीढ़ होते हैं और आज हमारा देश पूरे विश्व में सर्वाधिक युवा शक्ति वाला देश है और इन युवाओं ने पूरे विश्व में हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। आजादी के पहले से लेकर और आज तक जब जब इस देश को युवाओं की जरूरत महसूस हुई, युवाओं ने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया। लेकिन आज हमारे देश का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि सरकार की गलत और जन विरोधी नीतियों के कारण आज हमारे देश का करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहा है। 2014 से पहले 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का झूठा वादा करके सत्ता में आने वाले इन लोगों की गलत नीतियों के कारण आज हमारे देश के करोड़ों युवाओं को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। 2011-12 में जहां बेरोजगारी दर 2.2% हुआ करती थी, वो अपने चरम स्तर 11.82% तक पहुंच गई। लेकिन आज हमारे देश की ये निर्दयी सरकार सोई हुई है। आज हमारे देश में कोई भी सरकारी भर्तियां, चाहे वो रेलवे की हो जिसमें 1.25 करोड़ से अधिक फॉर्म फिल किए गए हैं, चाहे एसएससी की हो या बैंक की हो, 2 या 3 साल से पहले पूरी नहीं हो पाती हैं। और जब युवा अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है, सड़कों पे उतरता है, आंदोलन करता है, तो सरकार के द्वारा पुलिस की लाठियों से बर्बरता पूर्वक उन्हें पिटवाया जाता है। साथियों, हमारे देश के इतिहास में ही नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में हमारे देश के युवाओं के द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को हमारे देश के युवाओं के द्वारा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हमारी ये सरकार के कानों पर अभी भी जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए मैं इस देश के युवाओं से ये अपील करना चाहता हूं कि अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए और इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े हो जाइए और इस सरकार को जगाइए। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में मैं भाई नरेंद्र मीणा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे महंगाई पर अपनी बात रखें। सबसे पहले मेरा सबको प्रणाम। कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे और सो गए लोग तंत्र के पुजारी, तो ये भाजपाई वतन बेच देंगे, ये भाजपाई वतन बेच देंगे। आज जो महंगाई का मुद्दा है, यानी महंगाई से भाजपा को क्या फायदा है, आज के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आज जो सामने ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, ये इस महंगाई की दम पर बन रहा है। इन्होंने गरीब जनता से, जो दिहाड़ी के दिन के 200 रुपए कमाता था, उसके पैसों से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है। जनता का खून चूसा जा रहा है, उन लोगों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। इन्होंने कोरोना महामारी में मेडिकल इक्विपमेंट पर, दवाइयों पर टैक्स लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि होना यह चाहिए था कि जनता को छूट मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। जब व्यक्ति कोरोना से मरा तो उसकी लाशों पर भी इन्होंने कफन डालने के लिए पैसे लिए और वहां पर इन्होंने कोई कमी नहीं रखी। इन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, उन्होंने कोरोना जैसी महामारी में वैक्सीन के लिए घपले किए और जनता की जेब से पैसा निकाला। महंगाई बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ाई जा रही है युवाओं को गुलाम बनाने के लिए। अगर देश का युवा जाग गया, इन्होंने सवाल करने लग गया, तो उन्हें कुर्सी चली जाएगी। महंगाई किस लिए बढ़ाई जा रही है? राज्य में सरकारी गिराई जाएगी, लोकतंत्र की हत्या की जाएगी। मध्य प्रदेश में इन्होंने विधायक खरीद लिए, कर्नाटक में चुनी हुई सरकार गिरा दी। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। रातों रात जजों के तबादले किए जाते हैं, जजों को खरीदा जाता है, ब्यूरोक्रेसी को बिगाड़ा जा रहा है। ये महंगाई सोच समझी साजिश है, महंगाई कुछ नहीं है। डीजल पेट्रोल महंगा किया जा रहा है ताकि देश का नागरिक भूख रहने को विकास समझ ले। भूखा रहेगा तो सरकार से सवाल कर पाएगा और सरकार की दिन रात गुलामी करेगा। यही चीज की उन्होंने विकास बना रखा है। इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों। अब मैं अगले राज्य के प्रभारी राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई
राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई संजीव शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, वे आए और महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करें। संजीव, लैंग्वेज भी बताना ना कि हिंदी या उसमें है वो मराठी, वो लैंग्वेज भी बताना। नहीं, जब पार्टिसिपेंट आएंगे ना तो लैंग्वेज भी बता देंगे किसमें बोलना है। हिंदी में बोलो, हिंदी जो मराठी में है उसका, हाँ मराठी बोल दें। नमस्कार। काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के प्रवक्ताओं और वक्ताओं का अवसर आया है। और सर, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जनरल नॉलेज में हमने पढ़ा था कि 1427 शेर अब इस देश में बचे हैं, लेकिन आज इन वक्ताओं को सुनकर लग रहा है कि ये आंकड़े गलत हैं। असली शेर इधर बैठे हैं यूथ कांग्रेस के। इस सारे के सारे शेर आज दहाड़ रहे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी दहाड़ के तारतम्य में मैं आमंत्रित करता हूं महाराष्ट्र के, जो कि ऑलरेडी प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कृष्णा तावले। ये उस्मानाबाद जिले से हैं और ये मराठी में किसानों के मुद्दे पर अपना वक्तव्य रखेंगे। भाई कृष्णा तावले, मैं कृष्णा तावले जी के बारे में बता दूं सर, ये पिछले बार के यंग इंडिया बोल के ही उपज हैं। पिछले बार जो यंग इंडिया बोल हुआ था उसमें इन्होंने प्रदेश का कंटेंट जीता था। और आपको बता दूं, उस समय इनको दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली आने के लिए भी इनके पास में पैसे नहीं थे। तब राज्य के एक वहाँ के लोगों ने इनकी मदद करी और ये दिल्ली तक आए। यही संकल्प और इन्हीं विचारों के साथ यंग इंडिया बोल काम कर रहा है ताकि हर परिवार हर घर तक पहुंचे। भाई कृष्णा तावले आइए। कृष्णा तावले मराठी। ठीक, नमस्कार, माझं नाव कृष्णा अनिल तवले, विषय बोलतोय कृषी बिल। सन्मान्य ज्ञाते वक्ते रसिकजन हो, नमस्कार। गेली 1 वर्ष झालं देशातला शेतकरी दिल्लीच्या दारावरती स्वतःच्या मागण्या घेऊन उभा आहे, परंतु प्रधानमंत्री गप्प होते। 670 शेतकऱ्यांचे प्राण घेऊन देशातले गृहमंत्री आरामात बसलेले आहेत। शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थानं ठेचून मारा असं सांगणारे मनोहर खट्टर अजून पण सत्तेत बसलेले आहेत। हे सारे देशभक्त आणि शेतकऱ्यांसाठी लढतो, शेतकऱ्यांसाठी लाट्या खातो, म्हणून आम्ही देशद्रोही? सावरकरांच्या वर्चस्ववादी विचाराच्या प्रेरणेनं या सरकारनं शेतकऱ्यांवरती 3 काळे कायदे जबरदस्तीनं लागू केले। मी विचारतो सरकारला की अरे एकीकडे MSP देऊ म्हणता, दुसरीकडून माल शेतीचा आयात करून त्याचे भाव पडता, एकीकडे शेतकऱ्यांना विदेशात माल विकता येईल असं सांगता आणि दुसरीकडे व्यापार बंदी निर्यात बंदी लागू करता, शेतकऱ्यांचे प्राण घेता। मोदीजी, तुमची विचारधारा गोडसेची आहे, तुमची विचारधारा गोडसेची आहे, पण विदेशात जाऊन तुम्हाला गांधींचं नाव घ्यावं लागतं। अदानी अंबानींचं भलं करता, शेतकऱ्यांचं रक्त पिता, हे खऱ्या अर्थानं 56 इंची छातीचं लक्षण नाही। आता लखीमपूर खिरी मध्ये शेतकऱ्यांना 8 शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थानं चिरडण्याचं महापाप तुम्ही केलं। इथून पुढे असा विचार कराल तर याद राखा, काँग्रेस अजून रस्त्यावर आहे आणि गांधी अजून जिवंत आहेत। आणि म्हणून काय काँग्रेस, कसं काम करते काँग्रेस? अरे लाल बहादूर शास्त्रीजींनी शेतकऱ्याच्या बांधावरती जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले होते। डॉक्टर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांची आंदोलनं झाली तर मनमोहन सिंग साहेबांनी शेतकऱ्यांची भेट घेऊन ती आंदोलन सोडवली होती। खऱ्या अर्थानं मित्रांनो, शेतकऱ्यांचं हित काँग्रेस असं करते, त्यांच्यावरती भाजपासारखा गोळीबार करत नाही। आणि म्हणून गेल्या 7 वर्षामध्ये या देशात विखुरलेला शेतकरी होता, एकजूट भाजपा होतं, या देशात भिलेला शेतकरी होता आणि निडर भाजपा होतं। परंतु येत्या काळामध्ये एकजूट शेतकरी असेल आणि खऱ्या अर्थानं फुटलेली भाजपा असेल, खऱ्या अर्थानं विखुरलेली भाजपा असेल, भिलेली भाजपा असेल। फक्त मला हे सांगायचं आहे की ही ताकद खऱ्या अर्थानं लोकशाहीची आहे। आणि म्हणून एक गोष्ट मला इथं सांगावीशी वाटते की मी शेतकऱ्यांचं अभिनंदन करेल की त्यांनी हे खऱ्या अर्थानं लढाईचा विजय केला, परंतु ही लढाई आता सुरू झालेली आहे, संपलेली नाही। आणि म्हणून
ही लढाई जर जिंकायची, ही लढाई कशी जिंकली पाहिजे तर शेतकरी आंदोलनातून पलीकडे जाऊन सीए असेल, बेरोजगारी असेल, खऱ्या अर्थानं लेबर लॉज असतील, त्यांच्यावरती ही आम्हाला लढाई लढायची आहे. आणि ज्यांच्या सोबत आमची लढाई आहे ते खऱ्या अर्थानं मनुस्मृतीचे समर्थक आहेत. आम्ही गांधीजींच्या सर्वोदयवादी विचारांचे प्रवर्तक आहोत. ज्यांच्या सोबत आमची लढाई आहे ते धूर्त वामनाच्या विचारांचे लोक आहेत, चालीचे लोक आहेत. आम्ही खऱ्या अर्थानं बळीराजाचे वंशज आहोत. सरते शेवटी एवढंच म्हणेल की लढाई राहुल गांधीजींच्या नेतृत्वात आम्ही लढू सुद्धा आणि जिंकू सुद्धा. राष्ट्रकवी रामधारी सिंगजी दिनकर यांच्या शब्दात एवढंच म्हणेन की सदियों की ठंडी गुजरात सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनी ठलाती है. दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है. मोदी जी, सिंहासन खाली करो के जनता आती है. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाई. अगले प्रवक्ता को बुलाने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तू नहीं तेरा इश्तिहार बोलता है, तू नहीं तेरा इश्तिहार बोलता है. बहुत मन लगा के सुनता हूं मन की बात, पर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है. इससे झूठ को एक्सपोज करने के लिए मैं पुणे से आमंत्रित करता हूं पुणे जिले के हनुमंत पवार जी को कि वे आए और झूठ को एक्सपोज करें. ये पुणे पवार जी हिंदी और मराठी मिक्स बोलेंगे कृषि मुद्दे पर. संजीव क्या नाम है? हनुमंत पवार. किस लैंग्वेज? भाषा? मिक्स. बाइलिंगुअल. नंदकिशोर गुर्जर की धरती पे आके मैं बात कर रहा हूं. ओपी शर्मा की धरती पे आके मैं किसान की बात कर रहा हूं. नारायण सिंह आपके यहां आके मैं बात करता हूं. हरिवंश नारायण सिंह मैं आपके यहां आके बात करता हूं. आप क्या कहते थे? आप कहते थे कि यहां बैठे हुए किसान देशद्रोही है. अरे मरकर भी ना मिटेगी किसानों के दिल से वतन की उल्फत, मरकर भी ना मिटेगी किसानों के दिल से वतन की उल्फत. उनकी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी. उस किसान की बात रखने में यहां आया हूं. हनुमंत पवार नाम है, हनुमंत पवार, पुणे से आया हूं. किसान बिल पे बात करता हूं. आर्टिकल 246 में लिखा है कि केंद्र सरकार कृषि पे बिल नहीं ला सकती. धज्जियां उड़ा दी. 14 सितंबर 17 सितंबर ये 3 दिन में संसद में बीजेपी की सरकार ने. नरेंद्र मोदी जी बोले कि इसके खिलाफ जो बोलते हैं वो आंदोलन जीवी है. आज मैं बड़े फख्र से करता हूं कि इस देश में आंदोलन जीवी की ही जीत हुई है और होती आई है. ये यहां पीछे लगा हुआ चरखा इसका सबूत है कि जो आंदोलन करते हैं वही जीतते हैं. आंदोलन की बदौलत हमें स्वतंत्रता मिली, आंदोलन के बदौलत हमें कायदे मिले, आंदोलन के बदौलत ही हमें आजादी मिली है और आंदोलन के बदले ही हम ये आजादी यहां टिका कर रखेंगे. मला सांगायला आनंद होतो 1937ला महाराष्ट्रामध्ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटीचं पहिलं अधिवेशन झालं जो जय फैजपुर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है. वहीं से हमारे साने गुरुजी ने बात कही थी, आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान, शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लावू पणाला प्राण. हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के किसानों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस सोए हुए हिंदुस्तान को जगाया है, आपने इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, आपने इस देश में तानाशाही आने से बचाया है. महाराष्ट्र से शिवाजी महाराज की धरती से मैं उनको सलाम करता हूं. क्या कह रहे थे मोदी जी? मोदी जी कह रहे थे किसानों की आय 2014 के बाद हम दुगनी करेंगे. मोदी जी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो खरीद होती है, गेहूं की खरीद 70,000 करोड़ से ज्यादा है, चावल की खरीद 70,000 करोड़ से ज्यादा है. उस पैसे पे आपकी नजर थी. किसके लिए नजर थी? जिन लोगों ने आपको इलेक्शन में पैसा लगाया था, वो 2 मित्रों को आपको पैसा देना था. लेकिन आप न्याय व्यवस्था खरीद के ले सकते हो, आप संसद खरीद के ले सकते हो, आप ईडी सीबीआई खरीद के ले सकते हो, लेकिन मेरे देश के किसान का वजूद आप कभी भी खरीद के नहीं ले सकते हो. हमने ये दिखा दिया कि ये देश किसानों के बलबूते पे है. मंडी हमने खड़ी की थी, मंडियां हमने खड़ी की थी, कांग्रेस ने खड़ी की थी. 1955 में हमने मंडियां खड़ी की थी. आप मंडियां तोड़ रहे हो, आप हमें कोर्ट में जाने से रोक रहे हो, आप हमें बड़ी कंपनियों के दांव पे लगा रहे हो. ये हरगिज हम होने नहीं देंगे. बड़ी शिद्दत से इस देश में जमहूरियत आई है. मोदी जी, सर झुकाना पड़ता है किसानों के पैरों में, तभी जाके जमहूरियत में सरदार की नसीब होती है. सर झुकाना सीखो, हम आपको देखेंगे. धन्यवाद.
प्लीज इस ठंड में आपकी तालियां ही हैं जो इनका सबसे बड़ा सहारा रहेंगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि गड़गड़ाहट के साथ तालियां जरूर बजाते रहें। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करता हूं वर्धा जिले से अमर गोंडाने जी को। अमर गोंडाने जी एससी समाज के एक छात्र वर्ग से आते हैं और यंग इंडिया बोल, ये इनका राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन यंग इंडिया बोल का इन्होंने इस्तेहार देखकर खुद से आवेदन किया। ये यंग इंडिया बोल की पहचान है। भाई अमर। कृषि बिल। हेलो, मैं किसान की संतान, मेरा मादर है वतन हिंदुस्तान। मैं किसान की संतान, मेरा मादर है वतन हिंदुस्तान। आम्बेडकर मेरे शिक्षक, बुद्ध मेरे गुरु, नानक मेरे शुरू, अंग मेरा मजहब, इश्क मेरा ईमान। मैं खौफ खा के डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूँ और मैं जुल्म से इनकार करता हूँ, क्योंकि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूँ और मेरी जान का फैसला 7 घंटे की संसद सत्र से हो मुझे मंजूर नहीं। मेरी जान का फैसला 7 घंटे की संसद सत्र से हो मुझे मंजूर नहीं और मेरे कमाई हुई फसल के भाव का फैसला किसी पहचान व्यापारियों के पहचान पत्र से हो मुझे मंजूर नहीं। मैं ऐसे संसद सत्रों से, ऐसे तमाम व्यापारियों के पत्रों से इनकार करता हूं और मेरे ही वतन में मुझे हक के बदले भिख दी जाए मुझे मंजूर नहीं। मेरे ही वतन में मुझे हक के बदले भिख दी जाए मुझे मंजूर नहीं। मुझ पर जबरदस्ती जबरन 3 काले कानून थोप दिए जाए मुझे मंजूर नहीं। मैं ऐसे भीख दिए जाने से, ऐसे जबरन जबरदस्ती 3 काले कानून थोप दिए जाने से इनकार करता हूं। मोदी जी, आप कहते हैं कि हम किसानों के भलाई के लिए ये कृषि बिल लाए हैं, कि हम एक देश और एक बाजार ये कानून लाए हैं। मोदी जी, 1975 के पहले पंजाब के किसान पंजाब जोन के बाहर अपनी फसल नहीं बेच सकते थे। किसान सड़क पर उतर आए, आंदोलन किए। 1450 किसानों को 40 दिन के लिए जेलों में डाला गया और अदालत में फैसला हुआ, किसानों के हक में फैसला आया और माननीय उच्च न्यायालय ने तभी स्पष्ट कर दिया कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। इसका मतलब मोदी जी को ये कानून फिर से क्यों लाना पड़ा? क्योंकि यहाँ के मंडियों को खत्म करके अपने 2-4 जानेमान दिलजान लोगों के लिए ये पूरी की पूरी व्यवस्था ये कुर्बान करना चाहते थे। यही यहाँ से संपन्न होता है और मोदी जी कहते हैं कि मैं जख्म को फूल कहूँ, जालिम को रसूल कहूँ, कर्फ्यू को जमीरियत, नफरत को वसूल कहूँ, जो झूठ को सच कहे। मैं जबान के हर एक हरकत से इनकार करता हूँ और लखीमपुर खीरी में तुम्हारे गाड़ी और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, तुम्हारे गाड़ी और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, उनके यादों में दिलों को आबाद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। और तुम टीवी से झूठो दिखाओगे, हमें मालूम है वो हमारे खून से ही हो सही, सच जरूर लिखा जाएगा। और मैं अपने हड्डियों पे लिख के रखूंगा ये सारी वारदात। तुम जो हड़पना चाहते हो मेरे खेती के कागजात, अपने हस्ती का तुम्हें सबूत जरूर दिया जाएगा। ये जंग मोदी तेरे आखिरी सांस तक जरूर लड़ा जाएगा। और अंत में कहना चाहता हूँ कि भले भूल जाए पलक आंखों को मूंदना, भले भूल जाए जमीन अपनी धुरी पर घूमना, हमारे कटे परों की परवास को, हमारे फटे गले की आवाज को याद रखा जाएगा। तुम रात लिखो, हम चांद लिखेंगे। तुम जेल में डालो, दीवार फान लिखेंगे। तुम एफआईआर लिखो, हम तैयार लिखेंगे। तुम हमें कत्ल कर दो बन के भूत लिखेंगे। तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे और तुम अदालतों में बैठकर चुटकुले लिखना, दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। और तुम हमें काला कमल लिखना, हम नेहरू जी का लाल गुलाब लिखेंगे। और तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, आसमान में इनकलाब लिखा जाएगा। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। धन्यवाद। नेक्स्ट थाने जिले से ऋषि मिराजकर जी। I'm so sorry, ऋषिकेश मिराजकर जी, थाने। ये मराठी में महंगाई पर बात रखेंगे। ऋषिकेश मिराजकर। नमस्कार माझा सर्व बंधू आणि भगिनींना। येड लागला या जनासी वेड लागला,
येड लागला या लोकांची वेड लागला, या बीजेपीला वेड लागला, या अमितला वेड लागला, या मोदींना वेड लागला, या आरएसएसला वेड लागला. असंच काहीतरी खरं ठरलंय या सरकार बरोबर. 2012 पासून एवढा वेळ लागला ह्या सरकारच्या लोकांना की काँग्रेसचं सरकार कसं खाली पडेल हे नुसते निमित्त शोधत राहत राहिले. 2013 मध्ये ह्यांचे नमोइंदे म्हणजे एक एक व्यक्ती समोर येऊन आपापसामध्ये भांडून की महागाई कशी कमी करता येईल आणि काँग्रेसची सरकार कशी पाडता येईल हेच फक्त वादे, सगळे खोटे वादे आपल्याला मिळत गेले. 2013 मध्ये जेव्हा बीजेपीच्या सरकारने जेव्हा आपल्या लोकसभेचा बिगुल फुकला गेला आणि त्याच्यामध्ये 2014च्या लोकसभेच्या इलेक्शन मध्ये ज्या कारणामुळे पेट्रोलचे दरवाढ किंवा डिझेलचे दरवाढ आपल्याला सांगण्यात आले की खोटे खोटे जुमले आम्हाला देण्यात आले की बाबा की तुम्हाला अशी सरकार पाहिजे की जी तुम्हाला 30 रुपये पेट्रोल किंवा 60 रुपयांनी डिझेल दरवाढ असं काही भेटेल, तर अशी सरकार तुम्हाला काय पाहिजे का? नाही. पण ते काही कुणाला जमलं नाही. खरं येणाऱ्या काळामध्ये 2015 मध्ये 2016 मध्ये आपण बघितलं जेव्हा यांची सरकार आली तेव्हा या सरकारने कशी महागाई वाढवली. महाराष्ट्रामध्ये जी जनता आहे ती त्राही झाली. सगळीकडे बघता बघता सगळी महागाई वाढत गेली. पेट्रोलचे दर वाढले, डिझेलचे दर वाढले, इंधनाचे दर वाढले, गॅसचे दर वाढले. सबसिडी देऊन म्हणून 2018 मध्ये सबसिडी सुद्धा मायनस करून टाकली या लोकांनी. अशा वेळेस काय करावं आपल्या महाराष्ट्राच्या जनतेने? महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये आता तुम्ही कोरोना काळामध्ये पण बघितलं असाल की ह्या लोकांना केवढा वेळ लागलेला की आम्ही लसीकरण मोफत देऊ, लसीकरण सगळ्यांना विनामूल्य ह्याच्यामध्ये आणून देऊ. पण काय केलं लोकांनी? 250 रुपये 500 रुपये लोकांकडून घेण्यात आले. खोटं बोलून अख्ख्या महाराष्ट्राला, अख्ख्या जगाला वेड्यात काढण्यात आले. ह्यांची स्मृती इराणी दिल्लीमध्ये बसून डोक्यावरती गॅसचा बाटला घेऊन जोरजोरात गॅसचा बाटला घेऊन नाचत होती. आता कुठे गेली स्मृती इराणी? आता त्यांना दिसत नाही आमच्या घरातल्या बायकांचे गॅसचे दर वाढल्यानंतर की काय त्रास असतो. जेव्हा चुलीला कात्री लागते तेव्हा काय भूक असते हे या स्मृती इराणीला सांगण्यात यावं. जेव्हा कुठल्याही घराण्यामध्ये जेव्हा पैसे नसतात किंवा बेरोजगारी वाढली जाते तेव्हा ह्या स्मृती इराणीला सांगण्यात यावं किंवा या अमित शहाला सांगण्यात यावं. म्हणून सांगतो, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए. हे काळे चोर म्हणजे कोण आहेत? अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी. तर येणाऱ्या भावी सरकारमध्ये 2024 मध्ये आपल्याला जर चांगली सरकार बघायची असेल तर आपल्या नेत्याला, आपल्या आदरणीय राहुलजी गांधींना पंतप्रधान म्हणून लोकसभेमध्ये आपल्याला बसावे लागेल आणि आपल्या पूर्ण शक्तीनिशी या सरकारला, आपल्या काँग्रेसच्या सरकारला आणावं लागेल. हेच 2 शब्द बोलून आपले वाक्य संपवतो. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र से आखिरी वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे परभणी जिले के अजय भुजबल जी. ये कृषि बिल पर मराठी में अपना वक्तव्य रखेंगे. अजय भुजबल जी. नमस्कार. मला अभिमान आहे, मी काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे. मला अभिमान आहे, मी काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे आणि माझी ओळखच अशी आहे, मी युवक काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे. खऱ्या अर्थानं मित्रांनो, खऱ्या अर्थानं जैसा जमाना है उस जमाने के दौर से बोलो, जैसा जमाना है उस जमाने के दौर से बोलो. ये राजधानी दिल्ली में आज गूंगे बहिरों की सरकार है, जरा जोर से बोलो. मित्रांनो, मी इथं विषय मांडतो आहे. खऱ्या अर्थानं 2014 नंतर या देशामध्ये बीजेपी सरकार अस्तित्वात आली आणि मग भाजपच्या काळामध्ये घडलं काय आणि बिघडलं काय हा प्रश्न तुम्ही तुमच्या मनाला विचारा. या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्या मनामधून यायला लागेल. घडलं तर काहीच नाही, मात्र बिघडलंय सर्व काही. म्हणून सांगतो, आमच्या देशामध्ये काय बिघडलंय तर खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांना आश्वासनं देण्यात येत होती निवडणुकीपूर्वी
आश्वासनं काय दिली तर आश्वासनं दिली या शेतकऱ्यांचा हमी भाव दिला जाईल, शेतकऱ्यांचं जे पीक आहे त्यांच्या उत्पादनाला दुपटीने हमी भाव दिला जाईल. तो हमी भाव ती आश्वासनं काही पूर्ण केली नाही. मात्र त्या शेतकऱ्यांच्या माथी 3 काळे कायदे थोपवण्यात आले आणि मग शेतकऱ्यांनी जेव्हा आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा शेतकऱ्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न याच देशाच्या सीमेवर झाला. म्हणून शेतकऱ्यांनी आपला आवाज पुन्हा बुलंद केला आणि शेतकऱ्यांनी देशाच्या सीमेवर आवाज मांडण्यासाठी प्रयत्न केले. मग सुप्रीम कोर्टने सांगितलं की समिती नेमा आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या असतील, शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत, काळे कायदे रद्द करायचे का आहेत, शेतकरी असं का म्हणत आहेत, म्हणून सुप्रीम कोर्टने जी समिती नेमली त्या समितीने सुद्धा नंतर मोदीजींना भीती वाटायला लागली आणि मोदीजी पुन्हा म्हणायला लागले की आमची तपश्चर्या कुठेतरी कमी पडली आणि काळे कायदे मागे घेतले. काळे कायदे मागे घेतल्यानंतर इथल्या शेतकऱ्यांचे गेलेले प्राण आम्हाला वापस देणार का, हा माझा इथल्या जुलमी राजवटी सत्तेला प्रश्न आहे. कारण माझ्या मायबाप शेतकऱ्यांनी आपलं रक्ताचं पाणी करून इथल्या देशामध्ये प्रत्येकाला जगवण्याचं, पोट भरण्याचं काम केलं जातं. म्हणून या देशामध्ये मोदीजी पुन्हा म्हणायला लागतात शेतकरी आंदोलनजीवी आहेत, शेतकरी देशद्रोही आहेत. मला तुम्हा सर्वांना विचारायचंय, या देशामधला शेतकरी माणूस तुम्हाला पोसतोय, जगवतोय, तो देशद्रोही कसा काय असू शकतो? खऱ्या अर्थानं मी 21व्या शतकाच्या उंबरठ्यावरला तरुण आहे. गांधीजींच्या विचारातला काँग्रेस, नेहरूजींच्या विचारांचा काँग्रेस महाराष्ट्रात तळागाळात पोहोचवण्यासाठी तुम्ही माझ्या आवाजाला बुलंद साथ द्या एवढीच विनंती. आणि सरते शेवटी एवढंच म्हणतो, निकल पड़े हैं हम प्रण करके, तन मन धन अपना अर्पण करके, फिर से एक नया सूरज उगाना है, फिर से एक नया सूरज उगाना है और फिर से कांग्रेस के विचारों का भारत निर्माण करना है, भारत निर्माण करना है. जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हो साथीदार. बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं आखिरी हमारे साथी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारी बहन पायल बोस जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना वक्तव्य सबके सामने रखें. సరసర పారే రక్తమా ఎర్రగా మారిన నేత్రమా, సరసర పారే రక్తమా ఎర్రగా మారిన నేత్రమా, ఒక బిడ్డని కనే నువ్వు ఎప్పుడమ్మా నీకు జాగ్రత్త. This simply translates into, to the one who safely bears a life, is your life really safe? Well, స్వతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చిందో కూడా తెలియని వాళ్ళకి వైప్లెస్ సెక్యూరిటీని అందిస్తుంది మన కేంద్ర ప్రభుత్వం. కానీ అదే స్వతంత్ర దేశంలో ఒక ఆడపిల్ల గుండె గుప్పెట్లో పెట్టుకొని రోడ్డు మీద నడవాల్సిన పరిస్థితి. ఎక్కడో ఎందుకు, ఇక్కడ మనం నుంచోనున్న ఢిల్లీలోనే, ఇవాళ ఇక్కడ మనం ఉన్న స్త్రీల్లోనే ఎవరినైనా అడిగితే నువ్వు ధైర్యంగా ఇంటికి వెళ్ళగలుగుతావా అంటే ఎవరైనా సరే గుండె మీద చేయి పెట్టుకొని నేను వెళ్ళగలుగుతాను అనే వాళ్ళు ఉండేటట్టయితే నేను ఇవాళే ఈ పదవిని వదులుతాను. కానీ ఉండరు. ఎందుకంటే మన కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన పనులు ఇవన్నీ ఎందుకు. ఒకప్పుడు మన రాజీవ్ గాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా భారతదేశంలో ఇలాంటి పథకం వచ్చింది, భారతదేశంలో అలాంటి బిల్డింగ్ స్థాపించారు అని మాట్లాడుకునేవారు. కానీ నేడు భారతదేశంలో క్రైమ్ రేట్ ఇలా ఉంది, భారతదేశంలో రేప్ రేట్ ఇలా ఉంది, భారతదేశంలో స్వతంత్రమే లేదు అనే విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నారు. మనందరికీ ఒకవేళ గుర్తున్నట్టయితే 2012లో మనకి జరిగిన రేప్ కేసు అవ్వగానే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే 2013లో క్రిమినల్ లా యాక్ట్ ని స్థాపించింది. కానీ ఒకవేళ మనం భాజపా గవర్నమెంట్ చూసినట్టయితే 2014 నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు ఎన్నో కేసులు, ఎన్నో మర్డర్లు దరఖాస్తు అయినప్పటికీ కూడా ఒక్క లాని తెచ్చింది లేదు, ఉన్న లాని అమలు చేసింది లేదు. ఎప్పుడో ఎందుకండి క్రిందటి సంవత్సరం సంపూర్ణ లాక్డౌన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా 320 ఫీమేల్ హెరాస్మెంట్ కేసెస్ నమోదయ్యాయి కేవలం ఢిల్లీలోనే. ఇవన్నీ ఎందుకు? ఒకవేళ మనం ఈ సంవత్సరం క్రిందటి సంవత్సరంతో క్రైమ్ రేట్ ని పోలిస్తే గనక ఈ సంవత్సరం 63% ఇంక్రీజ్ ఉండింది కేవలం ఫీమేల్ క్రైమ్ రేట్ ఇన్ ఢిల్లీ.
ఇవన్నీ మనం ఒక పక్కన పెడితే ఒక రేప్ కేసు అవ్వంగానే మనం వీ వాంట్ జస్టిస్ ఫర్ సో అండ్ సో అని మనం అడుగుతాం. కానీ మనం ఎవరినండి అడిగేది? యూపీ గవర్నమెంట్ స్థాపించిన 2 నెలల్లోనే 800 మర్డర్ కేసులు, 700 రేప్ కేసులు నమోదయ్యాయి. అవునా? ఇలా నమోదైన సీఎం ఫోటోలు ఢిల్లీ మొత్తం కూడా బ్యానర్లేసి తిరగడం అనేది జరుగుతుంది. బీహార్లో షెల్టర్ హోమ్స్ అనే పేరుతో మైనర్ ఆడపిల్లల్ని రేప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ అదే బీహార్లో మారుమూలల్లో కూడా టీవీలు పెట్టి ఎలక్షన్ ప్రచారం అనేది కొనసాగుతుంది. ఇవి చేయడానికి సమయం ఉన్నాయి, ఇవి చేయడానికి డబ్బులున్న భాజపా ప్రభుత్వానికి ఆడపిల్లలకి ఈ మాత్రం రక్షణని ఇవ్వలేకపోతున్నారు. ఇవన్నీ మనం ఇంకో పక్కన పెట్టి ఒకవేళ మనం జనరల్గా ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇక్కడ ఇలా నడుచుకొచ్చి ఇంత నువ్వు చెప్తున్నావమ్మా, ప్రజలు చేస్తున్న తప్పుకి మనం పరిపాలన ఏమంటాము, ప్రభుత్వాన్ని ఏమంటాము అని అంటారు. నేను తిరిగి చెప్పేది ఒకటే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచోనున్న ఢిల్లీ రాజ్యంలో 2 ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాజ్య ప్రభుత్వం. ఈ 2 ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రాజ్యంలోనే ఈ క్రిందటి నెలే 300 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టినట్లయితే ఒక స్కూల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారో పిల్లలు అంతే డిసిప్లిన్డ్ గా ఉంటారు. అవునా? ఈ మాటను మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఇదే మాటని బీజేపీ గవర్నమెంట్ కి చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. ధన్యవాదాలు. बहुत ही शानदार वक्तव्य था पायल जी। भले आपकी भाषा से हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन आपको समझ के, आपकी भावनाओं से समझ में आया कि अगली बार कोई चाय बेचने वाला बच्चा रोड में दिखे तो उसको स्कूल ले जाके पढ़ाना लिखाना चाहिए, वरना हो सकता है आगे जाके देश भी बेचने लगे वो। अब मैं अगले वक्ता के अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे साथी राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई अरुणोदय परमार जी को आमंत्रित करता हूं। वे मध्य प्रदेश छतरपुर से हैं, वे आएं और अपना वक्तव्य ज्यूरी के सामने रखें। इतने पे हो गई ना आवाज, ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार। हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से, जिसके तहत सारी संवैधानिक शक्तियां निहित हैं हम भारत के लोग में, अर्थात सारी संवैधानिक शक्तियों का स्रोत हम भारत के लोग हैं। लेकिन बंधुगण, आज हम भारत के लोगों पर आक्रमण किया जा रहा है। ये केंद्र की मोदी सरकार हम भारत के लोगों पर आक्रमण कर रही है। आज देश का एक एक नागरिक कह रहा है कि मोदी जी हम आपको कैसे माफ कर दें, हमने आपकी आपराधिक लापरवाही के कारण अपने प्रियजनों को खोया है, हमने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इत्यादि की किल्लत के कारण अपने प्रियजनों को खोया है, रोता बिलखता तड़पता देखा है। मोदी जी देश के संविधान के अनुच्छेद 21 व 25 के तहत देश के हर नागरिक को मृत्यु में धर्म अनुसार अंतिम संस्कार का अधिकार मिलता है। हमने उस अधिकार को चकनाचूर होते देखा है। हमने मां गंगा के आंचल में तैरती उन लाशों को देखा है। और जब इस देश में चिताएं जल रही थी तो मोदी जी बंगाल में आपकी चुनावी सभाओं को देखा है। ये देश आपको कैसे माफ कर दे, हम भारत के लोग आपको कैसे माफ कर दें। हमने हाथरस में उस बिटिया का शव आपके निर्दयी प्रशासन द्वारा जलता देखा है, जिसने जबरदस्ती उस शव को जला दिया बिना परिवार की अनुमति के। हमने कठुआ में आपके मंत्रियों को बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकालते देखा है। हम कैसे माफ कर दें आपको। बंधुगण, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज ये सरकार इतनी जनविरोधी क्यों है? आज क्यों हर विरोध के स्वर को कुचलने की साजिश की जाती है? कारण है आरएसएस की प्रतिक्रियावादी विचारधारा, जो कि मनुवाद व सामंतवाद से प्रभावित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था आरएसएस पर बैन लगाते हुए कि इनकी गतिविधियां देश के लिए खतरा है। और आज ये लोग इस देश की सत्ता पर काबिज हैं जिनकी गतिविधियां देश के लिए खतरा थी, हैं और हमेशा रहेंगी। मैं अंत में इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा सर्वोदय के उद्देश्य के लिए लड़ती है। कांग्रेस की विचारधारा प्रगतिशील सोच रखती है
और कांग्रेस समावेश, स्वतंत्रता और समानता पर विश्वास रखती है, उसे आगे बढ़ाने की बात करती है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हम इस देश के साथ खड़े हैं, हम संविधान के साथ खड़े हैं, हम भारत के नागरिकों के साथ खड़े हैं, हम सत्य, अहिंसा और समता के साथ खड़े हैं। अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वक्ता के रूप में हम हमारी साथी प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पराग शर्मा जी, उनको आमंत्रित करते हैं, वे आए अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। – 2014 से मोदी सरकार द्वारा देश की जो तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, उसको एक कविता के माध्यम से मैं सम्मानित जूरी के आगे प्रस्तुत करना चाहूंगी। बाहरी सियासत तेरे भी है क्या ही कहने, बाहरी सियासत तेरे भी है क्या ही कहने, औलाद को पढ़ाने के लिए माँ ने रखे हैं गिरवी गहने। कहीं मजहबी अत्याचार तो कहीं महंगाई की मार, हाथों में डिग्री लिए देश का युवा घूम रहा है बेरोजगार। हाथों में डिग्री लिए देश का युवा घूम रहा है बेरोजगार। साथियों, जब मोदी सरकार ने ये नारा दिया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, तो मैं समझती हूं कि देशवासियों को सुनने में गलती हो गई होगी। उन्होंने कहना चाहा होगा कि मैं सत्ता में आते ही 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष छीन लूंगा। साथियों, इस प्रांगण में उपस्थित हम में से बहुत से लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि माता पिता बड़ी हसरत के साथ अपने बच्चों को अपना पेट काट कर पढ़ाते हैं, पालते पोसते हैं कि वो बच्चा कल पढ़ के जब लायक बन जाएगा तो उनके दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। मगर मोदी सरकार को अंबानी और अडानी के सिवा किसी पर तरस नहीं आया, किसी के साथ याराना निभाना नहीं आया। बुभुक्षु किन्नो करोति पापम क्षीणा नरा निष्करुणा भवंती। भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, वह दयाहीन हो जाता है। साथियों, आज का युवा सिर्फ या तो अपराध की तरफ अग्रसर है या फिर अवसाद की ओर। मैं समझना चाहूंगी, मोदी सरकार से ये कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ जुमले दे सके, रोजगार नहीं दे सके। देश का युवा आज त्राहिमाम कर रहा है। हमारा देश बेरोजगारी में के भीषणतम दौर से गुजर रहा है, मगर सरकार आंखें मूंदे बैठी है। हमारे देश का किसान किस तरह के सड़कों पर टिका हुआ था, आज हमारे देश के युवा को उस किसान से सीख लेते हुए ये समझ लेना चाहिए कि तानाशाह कितना भी क्रूर क्यों ना हो, जब जनता सड़कों पर उतर जाती है तो तानाशाही भी उसके आगे झुक जाती है। एक सपने की खातिर कब नहीं सोई, कब नहीं रोई, वो बूढ़ी आंखें अपने बेरोजगार बच्चों को देखकर कब नहीं रोई। साथियों, मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से किसानों ने इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के अपने अधिकार को छीन कर ले लिया, हम युवाओं को भी इस बेरोजगारी के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाकर अपने रोजगार के अवसर को वापस लेना है। धन्यवाद। जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है, कोई किसानों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता साथी भाई मैनुद्दीन एच जी को, कर्नाटक से आए, वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೈನುದ್ದೀನ್. ಒಬ್ಬ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಒಂದು ಕನಸು. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ BV ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೃಷ್ಣಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ವಿಷಯ ಕೋವಿಡ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್.
ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಕೇಸಸ್ಗಳು ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಏರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಮಸ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ 100 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಆ ನಮಸ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೂಡ್ತಾರೆ. ಬಡ ಜನರು ಆ ನಮಸ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮುಟೇರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಆ ಬಡ ಜನರನ್ನ ಅವರು ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಬಂದ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಎಂಬ ನಾಯಕನ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಶಪಥ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ ತದನಂತರನೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಯ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಡ ಜನರಿರುವಂತ ರೈತರು ಆಗಲಿ, ಬಡವರಾಗ್ಲಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗರಾಗ್ಲಿ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯುವಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ತರದವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಣತಿಯರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೀಲ್ಗಂಟ್ಲೆ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 22 ಮಾರ್ಚ್ ರಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಲಿ ಬಾರಿಸ್ರಿ, ಗಂಟಿ ಬಾರಿಸ್ರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ತಾಲಿ ಗಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ. ತದನಂತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಮಾಸ್ಕ್, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲಂಗೆ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನನ್ನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಜನನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ದುಃಖ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತೊಡಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಕಿತ್ತೊಗೆಯ ಮಟ್ಟ ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ BV ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. पढ़ा लिखा कलमगार हूँ, पढ़ा लिखा कलमगार हूँ, बेकार नहीं साहब, बस बेरोजगार हूँ. इन्हीं शब्दों के साथ आई वुड लाइक टू कॉल समृद्ध हेगड़े जी फ्रॉम कर्नाटका, नेशनल स्पोक्सपर्सन IYC. Thank you. As the last speaker, the pressure is immense. I'm sure you're hungry. I can't fill your stomachs, but I'll try filling your heart with my words. I have penned a small poem about the corona mismanagement in honor of those who have lost their lives. It's titled, "We Will Never Forget." When the country was pushed into a medical emergency, you failed to devise a proper strategy. When the country cried and begged for hospital beds, your incompetent government left us for the dead. When the country faced a shortage and gasped for air, all you let us see was anger and despair. When the loss of lives caused unimaginable pain, you were too busy in your election campaign. When the coronavirus continued to unleash its wrath, you casually absolved yourself in your Man Ki Baat. When the healthcare system collapsed and was in a pathetic plight, you made us bang pots and flash some lights. When you allowed lakhs to go to many a pilgrimage, you worried about your own image. When there was a shortage of ventilators and they were nowhere to be found, the PM Cares Fund showed us your greed had no bounds. When you were confronted with the corona test, you showed us there's no heart under that 56-inch chest. Lastly, I have to say, if in fear we continue to live, and there's nothing more for us to give, but I
confidently can assure we will vote you out in 2024. Thank you. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का एक और खूबसूरत शाम के लिए, और आज फिर हमने देश के कोने कोने से जो आवाजें आई उनका हमने सुना, और सब ने एक स्वर में कहा इस देश के प्रधानमंत्री को कि तेरे वादे पर हम जिए तो ये झूठ जाना, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो इस देश का जो सिस्टम है, इस देश की सरकार है, उस पर ना युवा को भरोसा है, न इस देश की बेटी को भरोसा है, न इस देश के किसान को भरोसा है, न इस देश के व्यापारी को भरोसा है। किसी को इस देश के सरकार पर भरोसा नहीं है। बहुत आवाजें निकल कर आई। मैं आज फिर से हमारे सम्मानित जजेस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय पवन खेड़ा जी को, आदरणीय अलका जी को, आदरणीय समा मोहम्मद जी को, आदरणीय भैया पवार जी को, दीपक मिश्रा जी को, लेनी जाधव जी को, और आदरणीय कृष्णा सर को और श्रीनिवास सर को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल का दिन और कल की शाम बहुत खास होने वाली है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, बहुत सारी आवाजें आई हैं, कुछ आवाजों को हम वक्त नहीं दे पाए, पर कोशिश करेंगे कि आप सबकी आवाजों को हम शामिल करेंगे, और ये कहते हुए कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे कि किसका शिकार करना है। बड़ा गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, हमें भी जिद है कि पार जाना है। ये वक्त है, चुनौतियां हैं, पर हम इन चुनौतियों से रुकने वाले नहीं हैं। हर कदम पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, और कल एक बहुत शानदार शाम होगी और हम सब मिलकर एक नए राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे। हमारे सारे कदम एक साथ बढ़ेंगे। मैं मनीष जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और तमाम हमारी यंग इंडिया के बोल की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे तमाम नेशनल स्पोक्स पर्सन को जो तमाम स्टेट से आए हैं उनको, और जो हमारी सोशल मीडिया की टीम है उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। शास्त्री जी को, अवनीत को, और तमाम साथियों को, आशीष को, मदन को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये दिन खास बनाया सबकी मेहनत से। और हमारे सोनू भाई और सब लोगों को कल फिर से बहुत धन्यवाद देंगे। आज के दिन के लिए शुभ रात्रि। सब लोग खाना खाएंगे मिलकर और फिर मिलेंगे। थैंक यू।